बाबूजी, आखिर आप उस संदूक में ऐसा क्या छिपा कर बैठे हैं जो आज तक हम दोनों भाइयों से छिपाते आए हैं? रघुवीर, मैंने कहा ना, सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन वो सही समय कब आएगा बाबूजी, जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका होगा? भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाबूजी से इस तरह बात मत कीजिए। तू बीच में मत बोल मोहन। तुझे क्या पता इस घर में क्या चल रहा है? मैं आपका छोटा भाई हूं भैया। अगर आप मुझसे भी बातें छिपाएंगे तो आखिर मैं किस पर भरोसा करूं? बस तुम दोनों चुप हो जाओ। मुझे डर था कि एक दिन यही होगा। किस बात का डर था बाबूजी? डर था कि मेरी विरासत मेरे जाने के बाद मेरे बेटों को जोड़ने के बजाय हमेशा के लिए अलग कर देगी। लेकिन उस दिन किसी को नहीं पता था कि हरिदास के पास छिपा वो सच क्या था, और क्यों एक ही घर में रहने वाले दो भाइयों के बीच अचानक इतनी बड़ी दरार पैदा हो गई थी। आखिर उस पुराने संदूक में ऐसा क्या था जिसके लिए रघुवीर अपने ही भाई से सवाल करने लगा था? मोहन बेटा, जरा इधर आना। जी बाबूजी। क्या हुआ? तबीयत फिर खराब हो रही है क्या? नहीं बेटा, बस थोड़ा शरीर टूट रहा है। तू आज खेत पर मत जाना, पहले मुझे गांव के डॉक्टर के पास ले चलना। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, आज खेत का काम मैं किसी तरह संभाल लूंगा। पहले आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। इतने में कमरे के दरवाजे के पास खड़ा रघुवीर अंदर आया। क्या हुआ बाबूजी, फिर तबीयत बिगड़ गई? कुछ नहीं बेटा, बस डॉक्टर को दिखाना है। तो मोहन को खेत की चिंता करने की क्या जरूरत है? खेत कहीं भागा जा रहा है क्या? पहले बाबूजी की तबीयत देखो। भैया, मैंने भी यही कहा है। आज मैं खेत पर नहीं जाऊंगा, पहले बाबूजी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तो फिर इतनी देर से यहाँ खड़े होकर क्या बात कर रहे हो? जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुलाकर लाओ। तुम दोनों आपस में मत उलझो। मेरी वजह से घर में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बाबूजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपकी वजह से घर में झगड़ा नहीं होगा। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। रघुवीर कुछ पल चुप रहा। उसने पिता की तरफ देखा और फिर कमरे में रखी पुरानी लकड़ी की संदूकची पर उसकी नजर ठहर गई। फिर उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन उसकी उस नजर को मोहन ने देख लिया था। भैया, आप उस संदूक को क्यों देख रहे थे? कौन सा संदूक? वही जो बाबूजी के कमरे में रखा है। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही नजर चली गई। मोहन ने ज्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन उसके मन में पहली बार एक छोटी सी शक जरूर पैदा हुई। कुछ दिन बाद हरिदास की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। मोहन उसे लेकर शहर के अस्पताल गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि हरिदास को कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम की जरूरत है और इलाज भी लंबे समय तक चल सकता है। इलाज का खर्च सुनकर मोहन परेशान हो गया। क्या हुआ मोहन, इतना परेशान क्यों है? डॉक्टर ने कहा है कि बाबूजी का इलाज लंबा चलेगा। दवाइयों और जांच में काफी खर्च आएगा। तो क्या हुआ, बाबूजी हमारे हैं, उनके इलाज में जो भी खर्च होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। यही तो मैं भी सोच रहा था भैया। अगर हम दोनों मिलकर खर्च संभाल लें तो सब ठीक हो जाएगा। रघुवीर ने कुछ पल मोहन की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। हाँ, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उस रात घर में सभी लोग सो चुके थे। मोहन अपने कमरे में था। रघुवीर चुपचाप उठकर पिता के कमरे की तरफ गया। अंदर हरिदास सो रहा था। रघुवीर धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और उसकी नजर फिर उसी संदूकची पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर पीछे से आवाज आई, भैया। रघुवीर अचानक पलट गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो पानी पीने उठा था, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे, बाबूजी की दवाइयाँ ढूंढ रहा था। दवाइयाँ? हाँ, डॉक्टर ने जो नई दवा लिखी है वही। मुझे लगा शायद बाबूजी ने कहीं रख दी होगी। लेकिन दवाइयाँ तो मेज पर रखी हैं। रघुवीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। तो क्या हुआ, मुझे दिखाई नहीं दी होंगी?
हर बात में सवाल क्यों करता रहता है तू? मैं तो बस पूछ रहा था भैया। तू हर बात में शक करना बंद कर दे। घर में पहले ही बाबूजी की तबीयत खराब है और तुझे अपनी जासूसी की पड़ी है। मैंने आप पर शक नहीं किया भैया। तो फिर सवाल मत किया कर। रघुवीर गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। मोहन वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद उसने सोते हुए पिता की तरफ देखा। भैया को अचानक क्या हो गया है? पहले तो वो मुझसे कभी इस तरह बात नहीं करते थे। अगली सुबह घर में फिर एक नई बात शुरू हुई। रघुवीर ने नाश्ते के बाद पिता के सामने कुछ कागज रख दिए। बाबूजी, डॉक्टर ने कहा है कि आगे का इलाज शहर में कराना पड़ेगा, इसलिए घर और खेत के सारे जरूरी कागज एक जगह रखना ठीक रहेगा। क्यों बेटा? क्योंकि अगर किसी कागज की जरूरत अचानक पड़ जाए और वो मिल ना पाए तो परेशानी होगी। मैं सब कागज संभाल कर रख दूंगा। भैया, कागज बाबूजी के पास ही रहने दीजिए। जब जरूरत होगी हम दोनों मिलकर निकाल लेंगे। तू हर बात में बीच में क्यों बोलता है? मैं तो बस कह रहा था कि कागज सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित? क्या मैं कागज चुरा लूंगा? भैया, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन तेरी बातों का मतलब तो यही है। हरिदास ने दोनों बेटों को रोकने की कोशिश की। बस करो तुम दोनों। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मेरी तबीयत पहले से खराब है और तुम दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे हो। क्या यही देखना बाकी रह गया है मेरी जिंदगी में? नहीं बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी वजह से कुछ नहीं होगा। रघुवीर भी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, माफ कर दीजिए बाबूजी, मेरा गुस्सा गलत था। बेटा, याद रखना, घर जमीन से नहीं रिश्तों से बनता है। रघुवीर ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में उस समय पछतावा नहीं था। वो कुछ सोच रहा था और मोहन पहली बार अपने बड़े भाई को ध्यान से देख रहा था। उसी शाम गांव के दो बुजुर्ग हरदास से मिलने घर आए। उनमें से एक थे रामलाल काका, जो परिवार के पुराने परिचित थे। हरिदास, सुना है तबीयत खराब चल रही है। रघुवीर तुरंत बीच में बोल पड़ा। काका, आप चिंता मत कीजिए, हम बाबूजी का पूरा इलाज करवा रहे हैं। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं। अच्छा है बेटा, तुम दोनों भाई मिलकर अपने पिता की सेवा कर रहे हो। इससे बड़ी बात क्या होगी? काका, बाबूजी हमारे लिए सबसे पहले हैं। उनकी सेवा में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मोहन चुपचाप सब सुन रहा था। उसे अपने भाई की बातें सुनकर अच्छा भी लगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर रघुवीर सच में पिता की इतनी चिंता करता है, तो फिर उसके व्यवहार में ये अचानक बदलाव क्यों आया? रघुवीर बाहर वालों के सामने पिता की सेवा और परिवार की एकता की बातें करता था, लेकिन घर के अंदर वो हर छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता। कुछ ही दिनों में उसने घर के खर्च का हिसाब अपने हाथ में ले लिया। फिर खेत की उपज का हिसाब भी वही रखने लगा। एक दिन मोहन ने उससे पूछा, भैया, इस बार गेहूं कितने में बिका? क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। तुझे हर हिसाब जानने की जरूरत नहीं है। मोहन कुछ पल चुप रहा। लेकिन भैया, खेत तो हम दोनों संभालते हैं। संभालते हैं तो क्या, हिसाब रखने का काम भी तू करेगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर मत पूछा कर। मोहन ने सिर झुका लिया। तभी पीछे से हरिदास की आवाज आई। रघुवीर। रघुवीर तुरंत पलट गया। जी बाबूजी। मोहन अगर खेत की कमाई के बारे में पूछ रहा है तो उसे बताने में क्या परेशानी है? परेशानी कैसी बाबूजी? मैं तो बस कह रहा था कि अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है। तो यही बात सीधे कह देते। जी बाबूजी। रघुवीर वहां से चला गया, लेकिन इस बार हरिदास ने उसकी पीठ की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी रात अचानक हरिदास की तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्हें तेज घबराहट होने लगी। बाबूजी, क्या हुआ? सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्या? हाँ बेटा, लगता है अब ज्यादा समय नहीं बचा। कल सुबह गांव के रामलाल काका और 2-3 बुजुर्गों को घर बुला लेना। मुझे सबके सामने एक जरूरी बात कहनी है। बाबूजी, ऐसी बातें मत कीजिए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
हर इंसान को एक दिन जाना पड़ता है बेटा, लेकिन जाने से पहले अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। बाहर खड़ा रघुवीर ये सब सुन रहा था। जरूरी बात। सुनते ही उसकी नजर फिर उसी पुराने संदूक पर जाकर टिक गई। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रहा था, जरूर उसी संदूक में सारी जायदाद के कागज और धन छिपा है। अगर बाबूजी ने सब कुछ मोहन के नाम कर दिया तो नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह गांव के रामलाल काका और 2 अन्य बुजुर्ग घर पहुंचे। कमरे में हरिदास, मोहन, रघुवीर और गांव के लोग बैठ गए। हरिदास ने कांपते हाथों से पास रखी पुरानी संदूकची की तरफ इशारा किया। मोहन बेटा, वह संदूक मेरे सामने ले आओ। मोहन ने आदर से संदूक उठाकर पिता के सामने रख दिया। रघुवीर की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी नजरें सिर्फ उसी संदूक पर टिकी थीं। हरिदास ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी चाबी निकाली। उन्होंने वो चाबी मोहन के हाथ में रख दी। इसे खोल दो बेटा। मोहन ने धीरे से ताला खोला, लेकिन अंदर न सोने के गहने थे, न चांदी, न ही पैसों से भरी थैलियां। वहां सिर्फ कुछ जमीन के कागज, थोड़ी सी बचत की पोटली और एक पुराना लिफाफा रखा था। रघुवीर हैरान रह गया। बस इतना ही? उसे पढ़कर सुनाओ मोहन। मोहन ने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। अगर ये पत्र पढ़ा जा रहा है तो समझ लेना कि मेरा आखिरी समय आ चुका है। मेरे बेटों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके जो कमाया वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझकर इस संदूक का रहस्य कभी किसी को नहीं बताया। मैं देखना चाहता था कि मेरे बाद मेरी विरासत का असली हकदार कौन है। जो बेटा संदूक के अंदर रखे धन का इंतजार करेगा वो शायद संपत्ति का अधिकारी हो सकता है, लेकिन जो बेटा मेरे जीते जी मेरे रिश्तों की रक्षा करेगा वही मेरी असली विरासत का हकदार होगा। याद रखना, जमीन का बंटवारा हो सकता है, लेकिन अगर परिवार टूट गया तो कोई विरासत नहीं बचेगी। हरिदास, आज समझ आया कि तुम इतने दिनों से इस संदूक को क्यों छिपा कर रखते थे। हरिदास ने रघुवीर की तरफ देखा। रघुवीर, अब तू भी सच बता दे। रघुवीर की आंखें झुक गईं। कुछ पल तक वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसकी आवाज कांपने लगी। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। मुझे लगा था कि इस संदूक में बहुत सारा धन छिपा है। इसी लालच में मैंने मोहन से झूठ बोला, हिसाब छिपाया, हर बात पर उससे झगड़ा किया और कई बार मौका देखकर संदूक खोलने की भी कोशिश की। मोहन स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार अपने भाई की सच्चाई पता चली। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने धन के लालच में अपने ही परिवार को खो दिया। भैया, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। मेरे लिए जमीन से बड़ी चीज हमारा रिश्ता है। इतने सब के बाद भी तू मुझे माफ कर देगा? भाई कभी दुश्मन नहीं होता। कभी कभी लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन जो समय रहते लौट आए उसे अपनाने में ही परिवार की भलाई है। लालच इंसान को संपत्ति के करीब ले जा सकता है, लेकिन रिश्तों से दूर कर देता है। धन दौलत जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन परिवार का प्यार ही उसे खुशहाल बनाता है। क्योंकि जमीन जायदाद इंसान को विरासत में मिल सकती है, लेकिन विश्वास, सम्मान और रिश्तों की कीमत समझना ही इंसान की असली विरासत है।